हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सिस्टम रिलायबिलिटी डिस्कस करेंगे। सिस्टम रिलायबिलिटी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक फैक्टर होता है रिलायबिलिटीज ऑफ द कंपोनेंट्स। कोई भी सिस्टम हो वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है वो कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में लगे हैं, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है या सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। आज हम देखेंगे इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड सिस्टम रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम्स फाइंड करने के लिए यू ऑलरेडी नो सिस्टम इज जनरली अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स असेंबल्ड टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क और फंक्शन। तो सिस्टम हमेशा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब सिस्टम कोई भी हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वहाँ इंडिविजुअल्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। तो कंपोनेंट किसी भी तरह से हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, मैकेनिकल पार्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो सकते हैं। सो रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम उसको फाइंड करने के लिए हमको हर एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी सबसे पहले मालूम होना चाहिए और फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है। इसको नॉन रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। नॉन रिडंडेंट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हर एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी कंपोनेंट यहाँ पर फंक्शन करना बंद कर देता है तो ओवरऑल सिस्टम फंक्शन करना बंद कर देगा। तो सपोज इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें C1 C2 अप टू Cn n कंपोनेंट्स इस तरह से लगे हुए हैं सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। और इसकी जो रिलायबिलिटी है, सपोज इसकी R1 है, इसकी रिलायबिलिटी R2 है, इसकी रिलायबिलिटी R3 है, इसकी रिलायबिलिटी Rn है। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है सीरियल कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉन रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन इसको हम बोलते हैं। एक भी कंपोनेंट खराब हुआ तो फिर पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सो हाउ टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ सच सिस्टम। सपोज C1 की रिलायबिलिटी है R1, C2 की रिलायबिलिटी है R2, C3 की रिलायबिलिटी R3 एंड Cn की रिलायबिलिटी Rn। तो ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी दैट C1 फंक्शन, C2 फंक्शंस एंड C3 एंड अप टू Cn। इसका मतलब है कि ये रिलायबिलिटी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट C1 एंड C2 एंड C3 अप टू Cn। इसका मीनिंग है कि C1 फंक्शंस, C2 फंक्शंस, C3 फंक्शन एंड Cn फंक्शंस ऑल function together. So probability that all C1 C2 up to Cn function together or all C1 C2 C3 up to Cn are working. This probability will give the reliability. Now C1 C2 Cn up to Cn they are all independent. सारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी आपको पता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट C1 वर्किंग, probability that C2 working, probability that C3 working and so on. Now what is the probability of C1 working? वो है R1, क्योंकि probability of working is nothing but reliability. So R1 into R2 up to Rn, ये हो जाएगी ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी। सो ए वेरी सिंपल रूल, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी रिलायबिलिटीज का प्रोडक्ट होता है सिस्टम की रिलायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टर्मिनल ए एंड बी के बीच में इतने कंपोनेंट्स लगे हैं सीरीज में, तो ये जो सिस्टम है ए एंड बी के बीच में जो सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी हो जाएगी इन सबकी रिलायबिलिटीज का प्रोडक्ट। एंड दिस प्रोडक्ट अगर आप फाइंड करोगे तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल दीज, बिकॉज ये सारी जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच में है। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट मिनिमम ऑफ ऑल दीज R1 R2 R3 अप टू Rn। सो यहाँ पर मीनिंग क्या है? सिस्टम रिलायबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 अप टू Rn। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि पूरे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो लोएस्ट रिलायबिलिटी पर डिपेंड करती है। सो रिलायबिलिटी ऑफ ए सिस्टम विच हैज सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज एट मोस्ट इक्वल टू कंपोनेंट विद द लोएस्ट रिलायबिलिटी। तो ये हमारा एक्सपीरियंस भी बोलता है यहाँ पर कि यहाँ पर C1 की रिलायबिलिटी मान लो बहुत कम है 0.10 और C2 की रिलायबिलिटी बहुत हाई है, इसकी भी रिलायबिलिटी अब बहुत हाई है, सारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है, इसकी रिलायबिलिटी 0.75 है। लेकिन इन सब की रिलायबिलिटी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये 0.10 रिलायबिलिटी है इसकी। तो जैसे ही कंपोनेंट खराब हुआ, सबसे पहले इसके चांसेस है खराब होने के, जैसे ही खराब हुआ तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा भले ही कंपोनेंट कितने भी हाई क्वालिटी के लगे हों। सो इन केस ऑफ सीरीज कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिलायबिलिटीज। अब यही कंपोनेंट्स अगर पैरेलल में लगे हो तो क्या होगा? पैरेलल में इस तरह से लगे होंगे C1 C2 अप टू Cn। इसको हम रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो C1 अगर खराब भी हो गया तब भी सिस्टम काम करता रहेगा, जब तक कि सारे फेल नहीं होते तब तक ये काम करता रहेगा। सो ओवरऑल रिलायबिलिटी अगर फाइंड करना हो इसकी तो वो कैसे करेंगे हम,
उसके लिए हम टू कंपोनेंट्स लेके देखते हैं पहले। तो टू कंपोनेंट्स के लिए जो होगा उसको हम जनरलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर सपोज R1 रिलायबिलिटी का एक कंपोनेंट लगा है, यहाँ पर R2 रिलायबिलिटी का कोई कंपोनेंट है। तो इन दोनों के लिए ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी। तो सिस्टम की रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, probability that C1 working or C2 working. System reliability RP will be probability that C1 working or C2 working. अगर दो ही कंपोनेंट लगे हैं तो दोनों में से कोई एक भी काम करेगा तो सिस्टम काम करेगा। सो probability that C1 working और C2 working पैरेलल में कॉन्फ़िगरेशन में अगर लगे हैं C1 C2 तो, एंड यू नो दिस व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के लिए ये फार्मूला होता है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी C1 एंड C2, बट C1 एंड C2 इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंस के कारण ये प्रोडक्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट P ऑफ C1 इज R1, P ऑफ C2 इज R2, दिस इज R1 इंटू R2। सो सिंप्लीफाई करते हैं अगर इसको तो इस फॉर्म में आ जाता है ये 1 माइनस R1 इंटू 1 माइनस R2। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है जो ऊपर लिखा है। तो इसको लिखने का जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर 3 कंपोनेंट्स होंगे तो एक फैक्टर और आ जाएगा यहाँ पर। सो R1 R2 R3 अगर 3 कंपोनेंट्स है C1 C2 C3, उनकी रिलायबिलिटीज R1 R2 R3 है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पर और आ जाएगा R3T। सो 1 माइनस RT1 इंटू 1 माइनस RT2, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। सो 1 में से ये सारे प्रोडक्ट को हम माइनस कर देते हैं। इन कंपोनेंट्स के केस में और ज्यादा इसमें जो फैक्टर्स हैं वो आते जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू राइट इन केस ऑफ n कंपोनेंट्स इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। और ये रिलायबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम ऑफ R1 R2 अप टू Rn होती है, जो कि दिखाई भी दे रहा है डायग्राम से। सो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी मैक्सिमम रिलायबिलिटी वाले कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। जब तक वो मैक्सिमम रिलायबिलिटी वाला कंपोनेंट फेल नहीं होगा तब तक सिस्टम फेल नहीं होगा। तो ये दो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन हैं वो इनकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिस इज द फार्मूला, जितनी भी रिलायबिलिटीज हैं या जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी को 1 में से माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं, देन ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, पहले पैरेलल में कंपोनेंट्स लगे फिर सीरीज में लगे। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा कि एक कंपोनेंट यहाँ लगा है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ लगा है, थर्ड यहाँ लगा है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास में n कंपोनेंट्स लगे हैं, तो ये एक सब सिस्टम हो गया एक तरह से। फिर आगे दूसरा सब सिस्टम है जिसमें भी पैरेलल में कंपोनेंट्स लगे हैं, फिर थर्ड सब सिस्टम है जिसमें पैरेलल में कंपोनेंट्स लगे हैं। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। पैरेलल में कंपोनेंट्स हैं, फिर सीरीज में आएंगे। इसको हो सकता है कि इसके साथ में कोई सीरीज में लगा हो, फिर हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हों, इस तरह से। ठीक है, इसको लो लेवल ऑफ रिडंडेंसी बोलते हैं। कुछ कंपोनेंट्स को आप हटा सकते हो बट सारे नहीं हटा सकते। सो इसमें m सब सिस्टम्स होते हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज वेयर ईच सब सिस्टम हैज n कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी मैंने जो यहाँ पर सिस्टम बनाया था उसमें n कंपोनेंट्स थे जो पैरेलल में थे, और फिर वो सिस्टम किसी के साथ में सीरीज में है। सो पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जो फार्मूला है वो इस तरह से निकलेगा। पहले सीरीज की जो रिलायबिलिटी है वो इस तरह से निकल जाएगी। पहला जो सब सिस्टम है उसमें मान लो n कंपोनेंट्स लगे हैं इस तरह से। सो यहाँ पर R1 R2 R3 अप टू Rn। तो इस सब सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो ये हो जाएगी 1 माइनस R1 1 माइनस R2 1 माइनस R3 अप टू 1 माइनस Rn। और ये सारे जो हैं आगे सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में m से सब सिस्टम से ये एक सब सिस्टम है, दूसरा हो सकता है यहाँ कहीं हो, उसमें हो सकता है n उसमें भी n कंपोनेंट्स हैं। अभी हमने एज्यूम किया है इसलिए जरूरी नहीं कि n हो सकता है कि कम हो। सो ओवरऑल सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो इस तरह से निकलेगी। सो ये पहले वाले सब सिस्टम की रिलायबिलिटी है, उसके साथ में सीरीज में लगा है दूसरा वाला सब सिस्टम, तो सेकंड सब सिस्टम। फिर उसके बाद में इस तरह से सारे सब सिस्टम सीरीज में लगे हुए हैं m सब सिस्टम्स, तो उनकी रिलायबिलिटी। सो ये हम तब यूज़ करेंगे जब कुछ कंपोनेंट जो है वो पैरेलल में है और वो फिर सब सिस्टम दूसरे सब सिस्टम के साथ सीरीज में लगा है। देन सीरीज पैरेलल, अब सीरीज पैरेलल में हो जाएगा कुछ कंपोनेंट सीरीज में लगे और फिर वो पैरेलल में। तो ये कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर पहले इस तरह से ये n कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सीरीज में, फिर सेकेंड वाला सब सिस्टम आ गया यहाँ पर, इसमें भी n कंपोनेंट्स हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे पूरे m सब सिस्टम्स हैं जिसमें जो इस तरह से मिलकर बने हैं कि इसमें n कंपोनेंट्स तो सीरीज में लगे, फिर वो पैरेलल में है m सिस्टम सब सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर इस वाले सिस्टम की रिलायबिलिटी हम पहले फाइंड करेंगे, इसको RS1 बोल सकते हैं। फिर दूसरा वाला सब सिस्टम है, इसकी रिलायबिलिटी उसको RS2 बोल दो,
एंड सो ऑन। सो पहले सीरीज में जो लगे हैं उनकी सीरीज में क्या रिलायबिलिटी होती है वो पता है आपको, इसकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रिलायबिलिटीज, फिर यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रिलायबिलिटीज। सो ये रिलायबिलिटी ओवरऑल सिस्टम की इस तरह से निकलेगी। सो फर्स्ट सब सिस्टम, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटीज का प्रोडक्ट। सेकंड सब सिस्टम, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी का प्रोडक्ट, फिर वो सारे लगे हैं पैरेलल में। सो ये हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी है, बिकॉज उसमें बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ फेल भी हो जाएं अगर, तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम करता रहेगा। वो लो लेवल था, उसमें कुछ कंपोनेंट फेल हो गए तो सिस्टम फेल हो सकता है। यहाँ पर सारे जो कंपोनेंट्स है वो फेल होना चाहिए, या सारे सब सिस्टम्स फेल होना चाहिए एक साथ। तो ये 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में लगा है उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर जो रिलायबिलिटीज हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वो आपको पता होना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर का मीनिंग है कि फ्लक्चुएशन ऑफ पावर सप्लाई कम ज्यादा हो गई, उसके कारण खराब हो गया हो, तो कंपोनेंट की रिलायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका। कई बार मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के कारण कुछ कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं। कई बार कुछ कंपोनेंट्स कॉमन पावर सप्लाई शेयर करते हैं, तो उस पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हुई तो सिस्टम खराब हो जाता है। इस तरह से सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी। तो ऐसे फेलियर को डील करने के लिए हमें कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट लगाते हैं जो सीरीज में लगता है हमेशा। इस पर भी ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। सो लुक एट दिस एग्जांपल। देखो यहाँ पर एक सिस्टम दिया है जिसमें कंपोनेंट्स इस तरह से लगे हैं। सो यहाँ पर ये जो सिस्टम दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स का। सो यहाँ पर आपको जो भी सिस्टम दिया है उसके अंदर ये एक सब सिस्टम है सपोज, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट जो है वो सीरीज में लगे हैं, सॉरी पैरेलल में लगे हैं। ये एक सब सिस्टम है जिसमें एक ही कंपोनेंट है, वो इनके साथ में सीरीज में लगा है। ये एक सब सिस्टम और है जो इसके साथ में पैरेलल में है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस पूरे सिस्टम के साथ में लगा है सीरीज में। एक तरह से कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट भी आप इसको देख सकते हो कि ये सिंगल कंपोनेंट है जो बाकी पूरे सारे सिस्टम के साथ में सीरीज में लगा है। फिर यहाँ पर ये एक सब सिस्टम है और ये एक और सब सिस्टम है। तो इस तरह से इस पूरे ओवरऑल सिस्टम को आप सब सिस्टम से डिवाइड कर सकते हो। सो रिलायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन बाय, तो फर्स्ट हमने R1 लिया है 0.90, देन R2 में हमने ये सब सिस्टम कंसिडर किया है। ये सब सिस्टम में दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हैं। सो 1 माइनस 0.75 इंटू 1 माइनस 0.46, तो ये इस सिस्टम की रिलायबिलिटी हो गई, सब सिस्टम की रिलायबिलिटी। R3 ये वाले सब सिस्टम की रिलायबिलिटी हो गई है 0.38 इंटू 0.56। R4 इस सिस्टम की रिलायबिलिटी है, सो 0.85 इंटू 1 माइनस 0.72 इंटू 1 माइनस 0.63। तो R1, R2, R3, R4 की रिलायबिलिटीज हमने फाइंड कर ली है। सो यहाँ पर R1, R2, R3, R4 रिलायबिलिटीज है इन सब सिस्टम्स की। अब इसमें आप देखोगे कि R1 तो इसके साथ में सीरीज में है, तो R1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनकी जो रिलायबिलिटी आएगी उनके साथ में। सो ओवरऑल इस सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करने के लिए पैरेलल का जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। सो रिलायबिलिटी ऑफ दिस सब सिस्टम वो आएगा 0.90 इंटू 1 माइनस 0.87, ये रहा 0.87, 1 माइनस 0.21, ये रहा 1 माइनस 0.76। तो ये पूरा पैरेलल में है, ये वाला सब सिस्टम, फिर ये तीनों पैरेलल में है सब सिस्टम्स। तो इन तीनों की रिलायबिलिटीज इस तरह से लिखी है हमने। सो ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी इज 0.88। तो इस पूरे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो हो गई 0.88। नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में क्या दिया है, थर्मोकपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजाइन हैव ए फेलियर रेट ऑफ 0.008 per hour. How many thermocouples must be placed in parallel if the system is to run for 100 hours with a system failure probability of no more than 0.05? Assume that all failures are independent. तो कितने कंपोनेंट्स होना चाहिए जिससे रिलायबिलिटी 100 आवर्स के लिए जो है 0.95 हो, मतलब फेलियर रेट जो है उसका नो मोर देन 0.05 हो। सो इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले आपने नोट किया कि यहाँ कांस्टेंट फेलियर रेट दिया है। इसका मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फेलियर लॉ फॉलो करते हैं, टाइम टू फेलियर एक्सपोनेंशियल है उनका। सो एक्सपोनेंशियल फेलियर रेट में आपको पता है कि जो कांस्टेंट के होता है वो होता है लेमडा मीन्स फेलियर रेट 0.008 पर आवर। सो यहाँ रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी e to the power minus kt, that means e to the power minus 0.008 t, इस तरह से मिलेगी आपको। सो रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी दिस, बिकॉज यहाँ पर फेलियर रेट कांस्टेंट दिया है 0.008।
रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज दिस 0.008t. तो सपोज n थर्मोकपल्स लगाए हमने पैरेलल में, सो व्हाट इज द ओवरऑल सिस्टम रिलायबिलिटी, जिस पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, वो ग्रेटर देन 95 होना चाहिए, 0.95 होना चाहिए. तो ये पैरेलल सिस्टम कौन सा है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे. सो rp 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.95 हो, देन व्हाट शुड बी दिस n. सो rp 100 क्या हो जाएगा पैरेलल में अगर कंपोनेंट्स लगे हैं ये सारे, सो 1 माइनस r 100 टू द पावर n. पैरेलल का जो फार्मूला है वो हमने अप्लाई किया है. This must be greater than or equal to 0.95. Put t equal to 100 and simplify. So you have to find this n for which this is less than or equal to 0.05. So here n greater than or equal to 6 के लिए you will find that this inequality is satisfied. Put n equal to 6, you will find कि ये left hand side is less than this. 1 के लिए नहीं होगा, n equal to 1 के लिए satisfied नहीं हो रही है inequality, 2 के लिए भी नहीं हो रही है, n equal to 3 के लिए भी नहीं हो रही है. So कम से कम 6 कंपोनेंट्स आपको चाहिए, 6 कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हों, तब जाके उस पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी 0.95 से ज़्यादा होगी. दैट मीन्स फेलियर उसका जो चांस है वो 0.05 से कम होंगे. अगर ऐसे 6 कंपोनेंट्स आप लगाते हो पैरेलल में, कैसे, जिनका फेलियर रेट 0.008 पर आवर है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इफ टू आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हैविंग a guaranteed life of 2 months and a constant failure rate of 0.15 per year are connected in parallel, what is the system reliability for 10,000 hours of continuous operation. So आइडेंटिकल कंपोनेंट्स है, गारंटीड लाइफ 2 मंथ्स की है, फेलियर रेट 0.15 पर ईयर दिया है, अगेन एक्सपोनेंशियल फेलियर रेट है, टाइम टू फेलियर एक्सपोनेंशियल है, पैरेलल में लगे हैं, 2 मंथ्स ओल्ड है, ये भी आपको दिया है. गारंटीड लाइफ 2 मंथ्स दी हुई है, मतलब 2 महीने तक वो फेल नहीं होंगे. अगर फेल हो गए तो नया कंपोनेंट लगेगा, उस तरह से आपको दिया हुआ है. सो नेक्स्ट 10,000 आवर्स के लिए रिलायबिलिटी क्या होगी वो आपको बताना है. सो आइडेंटिकल कंपोनेंट्स है तो उनकी रिलायबिलिटी सपोज आर है, देन कांस्टेंट फेलियर रेट्स दिया है इसलिए रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज दिस. सो यहाँ टी ईयर्स में लिखा है, आप चाहो तो यहाँ आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर ईयर दिया है फेलियर रेट, इसलिए टी हमने ईयर्स में लिया है इसके लिए. सो वियर इन पीरियड 2 मंथ्स दिया है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/6 ईयर्स आएगा. वियर इन पीरियड का मतलब है कि जो कंपोनेंट ऑलरेडी चला हुआ है, यूज़ किया हुआ है. 2 मंथ्स की गारंटीड लाइफ का मीनिंग होता है कि 2 महीने तक वो कंपोनेंट खराब नहीं होगा, खराब हुआ तो उसको हम चेंज कर देंगे, नया लेंगे. तो आपका जो सिस्टम है वो कम से कम 2 महीने तक तो सेफ है, गारंटी है इसलिए. सो रिलायबिलिटी आफ्टर 2 मंथ्स वो इस तरह से निकलेगी. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रिलायबिलिटी आफ्टर 2 मंथ्स भी वही है. सिस्टम रिलायबिलिटी पैरेलल में लगी है इसलिए 1 माइनस RT. टाइम यहाँ पर ईयर्स में दिया हुआ है, बट आपको 10,000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन चाहिए. सो इन 10,000 आवर्स को ईयर्स में कन्वर्ट करो. 10,000 आवर्स 1.14 ईयर्स होते हैं ऑलमोस्ट. सो 1.14 ईयर्स, सिंपल सी बात है, रिलायबिलिटी फॉर 1.14 ईयर्स जो होगी वो 0.98 हो जाएगी. एक और ले लेते हैं एग्जांपल. द टाइम टू फेलियर इन ईयर्स ऑफ ए सर्टेन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर हैज डेंसिटी फंक्शन ft इक्वल टू 1/1 प्लस t होल स्क्वायर. यहाँ डेंसिटी फंक्शन आपको दिया है टाइम टू फेलियर का. इफ 3 ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर प्लेस्ड इन पैरेलल अबाउट द प्रपोज्ड स्पेस स्टेशन, what is the system reliability for the first 6 months of operation, then next 2 years after the system has already operated for 6 months. that means अगर 6 month wear in period है तो next 2 years, that means next 2.5 years की reliability आपको कैलकुलेट करना है. so यहाँ पर ये आपको दिया है डेंसिटी फंक्शन. तो रिलायबिलिटी के लिए डेंसिटी फंक्शन दिया हो तो क्या है एक्सप्रेशन, t to infinity ft dt, ये होती है रिलायबिलिटी. सो डेंसिटी फंक्शन दिया हो तो रिलायबिलिटी का फॉर्मूला ये है, कैलकुलेट किया आपने 1/1 प्लस t इज द रिलायबिलिटी फंक्शन. अब ये कंपोनेंट 3 कंपोनेंट्स हैं ऐसे जिनकी रिलायबिलिटी ये है, पैरेलल में लगे हैं. पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस RT क्यूब. 3 कंपोनेंट इस तरह से लगे हैं. तो 3 कंपोनेंट कंप्यूटर्स पैरेलल में लगे हैं इस तरह से. सो रिलायबिलिटी ऑफ दिस ओवरऑल सिस्टम जिसमें 3 कंपोनेंट्स लगे हैं या कंप्यूटर लगे हैं. सो अब आपको निकालना है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ऑपरेशन. पुट t इक्वल टू 6 मंथ्स, या t ईयर्स में है तो ये कैलकुलेट करने के बाद में ये t इक्वल टू 6, दैट मीन्स 1/2 ईयर्स. सो पुट t इक्वल टू 1/2 ईयर इन दिस फार्मूला. जो भी फार्मूला है पुट t इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स सिस्टम रिलायबिलिटी फॉर 6 मंथ्स. 1/2 रखा था 6 मंथ. एंड t इक्वल टू 2 व्हेन द सिस्टम इज ऑलरेडी ऑपरेटेड फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, सो इसमें r t बाय 1/2. सो 2 ईयर्स की रिलायबिलिटी सच दैट 1/2 ईयर्स तक ऑलरेडी काम कर चुका है. तो टोटल 5/2 मीन्स 2.5 ईयर्स की रिलायबिलिटी फाइंड करना है
such that system has already worked for 6 months. 0.66. So common mode failure probability भी दी है, that means एक component common mode failure component भी लगा है जिसकी reliability जो है वो 0.03 है, failure की reliability probability मतलब reliability 0.97 है, सिंपल सी बात है. So find the minimum number of redundant components each having reliability of 0.4 necessary to achieve a system reliability of 0.95. देयर इज ए कॉमन मॉड फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.03. तो रिडंडेंट का मतलब पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा आपको. सो सपोज मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स n है, दैट मीन्स कंपोनेंट्स n कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हैं जिससे सिस्टम की रिलायबिलिटी 0.95 हो. यहाँ रिलायबिलिटी डायरेक्ट दी हुई है 0.4, इनको पैरेलल में लगाया है. तो ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, n कंपोनेंट्स इस तरह के लगे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल की जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे. लेकिन इस पैरेलल सिस्टम के साथ में कॉमन मॉड कंपोनेंट भी है. कॉमन मॉड फेलियर प्रोबेबिलिटी 0.03 है, दैट मीन्स कॉमन मॉड प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.97 है. सो इसके साथ में कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट लगा है 0.97 रिलायबिलिटी का. सो ओवरऑल सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो इस तरह से आएगी. सो पैरेलल में ये लगे n कंपोनेंट्स एंड एक कंपोनेंट RC जो लगा है वो कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट है. सो ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज दिस. अब ये रिलायबिलिटी होनी चाहिए 0.95, कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट के साथ में जो रिलायबिलिटी है 0.95 होना चाहिए. सो 0.95 होने के लिए व्हाट शुड बी n फाइंड करना है. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल सा फार्मूले से, लॉग ले लो या हिट एंड ट्रायल ले लो. 7.6 समथिंग कुछ आ रहा है, इसको ओवरऑल हम राउंड ऑफ करेंगे तो n 8 आ जाएगा. सो कम से कम 8 कंपोनेंट्स लगना चाहिए जिससे कि सिस्टम की रिलायबिलिटी 0.95 हो with this common mode failure component. So this was discussion about the reliability of a system. सिस्टम की रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मालूम होना चाहिए, एक तो कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटीज एंड सेकंड उनका कॉन्फ़िगरेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.